हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें सेकंड सेमेस्टर का लेसन है, लेसन नंबर 4, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। क्या? कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। ये जो पाठ है, ठीक है, यह गद्य है। किन्होंने लिखा था? तो शंकर हरदयाल शर्मा जी ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? शंकर दयाल शर्मा जी ने यह लेसन लिखा था। चलो हम उनके बारे में पहले माहिती प्राप्त कर लेते। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में आया हुआ भोपाल, जो मध्य प्रदेश की क्या नहीं है, राजधानी, मतलब राजधानी है। वह हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे। कौन? शंकर दयाल शर्मा जी। ओके। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, मतलब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मध्य प्रदेश में प्राप्त की। आगे की पढ़ाई अपने क्रमशः आगरा, उसके बाद इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक उन्होंने प्रवक्ता, तत्पश्चात भारत लौट कर आप राजनीति में सक्रिय हुए। कौन? शंकर दयाल शर्मा जी। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ में हुई आपकी जो राजनीतिक यात्रा, वह राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर कहाँ समाप्त हुई थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने उनके पुस्तकें लिखे, जिनमें कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि एक पुस्तक का नाम है देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। यह ऐसे पुस्तक उन्होंने लिखे थे। किन्होंने? शंकर दयाल शर्मा जी ने। किन्होंने? शंकर दयाल शर्मा जी ने कुछ इस तरह से पुस्तक लिखे थे। स्टूडेंट्स, इस लेसन्स में यानी इस पाठ में हम किसके बारे में अभ्यास करेंगे? तो हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, ठीक है ना, उनके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, यानी उनके नाम के पहले कर्मयोगी उपनाम दिया गया था, ठीक है। रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए एक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी उनके जीवन का विश्लेषण हमारे सामने काफ़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है इस पाठ के माध्यम के द्वारा। कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे थे। मतलब वह एक साधारण परिवार में से आते थे और उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद देश के प्रधानमंत्री पद उन्होंने प्राप्त किया था। वे कर्मों को ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन और विकास का मूलधार था। मतलब वह किसको ईश्वर मानते थे? कर्म। ओके। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मतलब वह कर्म को ईश्वर मानते थे, मतलब कर्म में हमेशा लगातार बने रहते थे और उसी तरह से कर्म में बना कर रहने के बाद उन्होंने काफ़ी विकास किया, हमारे देश और उनका खुद का भी। इस इकाई में समावेश मूल्य है समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता और सेवा। ये क्या है? कुछ हमारे इस लेसन में पढ़ाए जाने वाले आपकी कुछ समावेश मूल्य है, जो आपको जीवन में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पाठ शुरू करते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विश्लेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं कि जीवन के कुछ ही प्रसंगों में उन्हें कर्म किया, मतलब जीवन के हर एक प्रसंग में उन्हें कर्म करते हुए हमने देखा है, ठीक है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। मतलब एक साधारण परिवार में से आए थे और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का क्या रुतबा हासिल किया, और वह तभी संभव था कि जब वो निरंतर कर्म करते गए, तभी वह संभव हो पाया। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे। भाग्य पर भरोसा करने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर वह उन लोगों में से नहीं थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। और अचानक कभी सफलता मिल जाती है,
कुछ लोग भाग्य पे भरोसा करके बैठते हैं कि मैं आज मेरा नसीब जागेगा, कल मेरा नसीब जागेगा, कल मेरा भाग्य नसीब आएगा, ठीक है, और मुझे रातों रात सफलता मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री सफलता मिले या असफलता मिले, वह निरंतर कर्म करते थे, जिसकी वजह से वह देश के प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान भी हुए थे। आगे हमें बताया जाए, जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। जिनको क्या अपनी हाथों की लकीरों से भी ज़्यादा किसके ऊपर भरोसा होता है, अपने कर्म के ऊपर भरोसा होता है, ठीक है, वही जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। शास्त्री के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति यहाँ तक कि बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। उनको सबसे ज़्यादा कर्म पर ही भरोसा था और कर्मों को वो क्या मानते थे, ईश्वर मानते थे। जैसे महाभारत का एक श्लोक है जो आपको पता होगा बच्चों, कर्मणे वादी के रास्ते माँ परेशु कदाचन, माँ कर्म पर हेतु भो माटे संकुष्टव कर्मणि। अर्थात इस श्लोक का अर्थात कुछ इस तरह से है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम निरंतर कर्म कर, फल की आस मत रख। फल देना मेरा काम है, कर्म करना तुम्हारा काम है, ठीक है। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहते थे। शास्त्री जी का कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी वह उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और साथ ही हमें बताया गया है कि फल की प्राप्ति के भी अवसर उनके जीवन में आते थे, फिर भी उन्होंने फल की प्राप्ति के अवसर को भी कई बार नकार दिया था। उन्होंने उस और हमेशा उपस्थित दृष्टि ही रखी थी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। जो गीता जो हम निरंतर पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे घर में, हर जगह पे गीता का ज्ञान होता है, ठीक है। कई बार आप गीता जी के श्लोक भी कई बार आप सुनते हो बच्चों, ठीक है। गीता का अभ्यास करना, गीता पढ़ना, ठीक है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, ये हमारी सभ्यता है हमारे देश की, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो गीता पढ़ने से आपको हर एक मूंझवण, हर एक कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन, हर एक समस्या का सॉल्यूशन गीता में छुपा हुआ है। यानी गीता आपको पढ़नी ही चाहिए बच्चों। तो यहाँ पता है उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। कर्मयोगी से हमारा क्या कहेंगे, निष्काम, बराबर। ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के निरंतर कर्म करे, काम करते जाए अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है ना। आगे हमें बताया अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। ऐसा कौन कहते हैं, शंकर दयाल शर्मा जी ने अपने पाठ में यह बताया है, मतलब कहा गया है कि उनके पूर्ण संपूर्ण जीवन में हमें क्या देखने को मिलता है, एक दृढ़ आस्था देखने को मिलता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनकी कर्म के प्रति भावना और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें हमें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में से सीखने को मिलती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र, और आगे बताया गया है रेसिपी, मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह से एक विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र से हो या फिर सामाजिक क्षेत्र से हो या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हो तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं
तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यानी इस पंक्ति के द्वारा इस पैराग्राफ में हमें समझाया गया है। उन्होंने एक भाषण में यह बात बताई थी कि आप कोई भी क्षेत्र में हो, आप राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी सामाजिक क्षेत्र में हो, आप अन्य कोई भी क्षेत्र में काम करते हो, उसी क्षेत्र में आपको अगर सफल होना है तो आपको आपके दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए और कर्म में भक्ति भी होनी चाहिए, आपको कर्म के प्रति समर्पित भी होना चाहिए, तभी आप उस क्षेत्र में सफल हो पाओगे। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके उसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। किसी भी क्या बताया, किसी भी देश का विकास या किसी भी समाज का विकास या किसी भी व्यक्ति का विकास के पीछे का रहस्य भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। मतलब आप निरंतर भक्ति करते जाओ, निरंतर कर्म करते जाओ, उसी में ही आपका विकास छुपा हुआ है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। मतलब वह संपूर्ण जीवन काफ़ी शांति से रहे थे, सादगी भरा उनका जीवन था। उन्होंने काफ़ी सेवा भी की प्रजाजनों की, और उन्होंने अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया था। यह उत्तम उदाहरण शास्त्री जी का हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। उनके एक गुण केवल उनके अनेक कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो ही जाता था। यानी मतलब हमें बताया गया है कि जब भी हम शास्त्री जी को देखते थे, उस वक्त की बात की गई थी कि जब भी कोई इंसान उस वक्त जब भी शास्त्री जी को देखते थे तो उनको इस बात का एहसास हो ही जाता था कि उनका संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी में छिपा हुआ है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, और जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की ही भावना से प्रेरित होकर करते थे। ऐसा नहीं बच्चों कि आजकल हम क्या करते, जो बोलते हैं एक्चुअल में वो करते भी नहीं हैं, पर वह जो बोलते थे वो निरंतर करते थे, और जो करते थे और एक न एक मात्र देश के हित के लिए करते थे। राष्ट्र की लाभ की भावना से प्रेरित होकर वह सारे कार्य करते थे। मुझे लगता है कि यह उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। कौन? देशवासी उन पर क्या करते थे? अधिक विश्वास करते थे। और नेहरू जी भी क्या, और उन्हें बहुत चाहते थे। और पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था बच्चों। यानी पंडित नेहरू जी के बाद वो हमारे देश के वड़ा प्रधान यानी प्रधानमंत्री बने थे। और पंडित नेहरू की जो भी सारी जिम्मेदारी थी और उनका जो भी कार्यभार था, देश की जो जिम्मेदारी थी वह आगे ले जाना बहुत कम यानी कठिन काम नहीं था, काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन देश ने उस समय वह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। एक संपन्न शक्ति के द्वारा, अपनी निष्ठावान कर्म योग्यता के द्वारा उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि वह ज़रूरत आने पे देश की बागडोर भी काफ़ी अच्छे से संभालने लायक है, काबिल है। शास्त्री जी को एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे थे। उनमें काफ़ी विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। नहीं तो आप देख सकते हो बच्चों, आज की डेट में एक आम परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा जब किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तब उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड्स आ जाता है, बुरे, ठीक है। पर वह शास्त्री जी ऐसे नहीं थे। प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होने के बावजूद भी वह एक सामान्य परिवार, एक सामान्य इंसान की तरह रहते थे।
विनम्रता, सादगी और सरलता उनके यह विशिष्ट गुण थे। और इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। सोचिए, शास्त्री जी का व्यक्तित्व क्या बापू से काफ़ी अधिक था। और कहना ना होगा कि बापू को प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ, महात्मा गांधी जब आंदोलन कर रहे थे तब महात्मा गांधी जैसे ही मतलब वह क्या हुए थे, महात्मा गांधी 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। महात्मा गांधी के आंदोलन से वह काफ़ी प्रभावित हुए थे और 1921 की साल में उन्होंने क्या छोड़ दी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। मतलब शास्त्री जी जैसे कि हम आदर्श आज मानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को, उसी तरह से बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जी के भी आदर्श थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भगवान दास। फिर आगे बताया गया है बच्चों कि आदर्शों पर चलते हुए और औरों से उसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। किनके प्रति? शास्त्री जी के प्रति, कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। मतलब जिनके स्वभाव में विनम्रता होती है, जो इनके स्वभाव में कोमलता ही होती है, वही पृथ्वी के क्या बनते हैं? वारिस बनते हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। कितने साल की थी? वह सिर्फ 17 साल के थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। कौन सी संस्था में शामिल हो गए थे? लोक सेवा मंडल नामक एक संस्था में वह शामिल हो गए थे और जीवन पर्यंत उस संस्था के वह क्या बने थे? सदस्य बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद से ही शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। कब? 1930 की बात बताई गई है। 1930 में उन्होंने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उस आंदोलन में भाग लेने के परिणाम स्वरूप शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा था। और यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू हो जाती है बच्चों। वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही और इन 12 वर्षों के दौरान वे 60 बार जेल गए। 12 वर्षों यानी 1930 से लेके 1942 तक, वो ऐसे कुल मिलाए तो 12 साल तक वो कितनी बार जेल गए? 60 बार जेल गए। कौन? शास्त्री जी। और इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। 1942 की जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। और इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी जहाँ द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, तो वही दूसरी और पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 यानी 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी बनाए गए। कौन? शास्त्री जी को। और इस पद पर वे 1938 यानी 1938 तक रहे और किसानों के प्रति मन में विशेष लगाव था। इसलिए 1936 यानी 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष भी शास्त्री जी को बनाया गया था। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था।
इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। कहा? इलाहाबाद की नगर पालिका के साथ। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित करवाया था। मतलब वो नगर पालिका में काम कर रहे थे और नगर पालिका के साथ जुड़ने की वजह से हमें इस बात का तो एहसास हो ही गया था कि वह प्रजाजनों के साथ निरंतर जुड़े रहे थे। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था क्योंकि वह सामान्य परिवार से आ रहे थे। अब इसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में काम करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से काफ़ी अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कौन? शास्त्री जी। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 यानी 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित भी किए गए थे। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ था। यानी 1937 में वह एक संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे और वहीं से उनकी प्रधानमंत्री पद का सफर शुरू हुआ था। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। क्या? उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा क्या हुआ है? राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग पद पर रहे और हमारे देश के केंद्र सरकार में भी वो अलग अलग पद पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया था। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन संचार संभाला, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला और इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक था और सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद से कारण ऊंचा नहीं मानते थे। मतलब जिस पद पे वो विराजते थे उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए वो हमेशा एक सामान्य इंसान ही बने रहते थे। ना ही पद पे बैठने के बाद उस पद से भी अपना ऊपर मान लेना या गलत एटीट्यूड दिखाना, ऐसा गुण कभी भी शास्त्री जी के अंदर था ही नहीं। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली और इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। एक छोटा सा टाइम पीरियड में वह प्रधानमंत्री के पद पर रहे। करीबन 19 महीने का समय था और 19 महीने के कम समय में उन्होंने बहुत सारी सफलता हासिल की। हमारे देश को काफ़ी ऊंचाई तक वो लेके गए थे और उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी का गुंडापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी थी। मतलब उनके पास राइट से अधिकार थे पर उन्होंने अधिकार को साइड पे रख दिया था और उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या दिया? जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को महत्व दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को महत्व दिया
अपनी कर्तव्य निष्ठा को महत्व दिया था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यस, हम भारत के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हम भारत के सपूत हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार भी देता है, लेकिन उससे उच्च कर्तव्यों का भी बोझ आता है। हमारे पास अधिकार तो है, हमारे पास राइट है, बहुत सारे अधिकार है कि इस चीज़ के ऊपर मेरा अधिकार है, पर हमें अधिकारों पे झोल जाने से बेहतर है हमें हमारे कर्तव्य के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ डालना चाहिए, कर्तव्य निभाने चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिसको कर्म योगी लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, उनके जीवन में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा पूरा रिसर्च। शास्त्री जी के जीवन में से सीखिए, जीवन में आगे बढ़िए, कर्मनिष्ठ बने, कर्मवान बने, ना ही अपने अधिकारों के ऊपर अधिकार जमाए रखें। ठीक है, जिस पद पे आप विराजमान हो उस पद की गरिमा अगर आपको सच में बनाए रखनी है तो निरंतर कर्म कीजिए, निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, अपने आसपास रहे सभी लोगों की मदद कीजिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए, जीवन में आगे बढ़िए। यही शास्त्री जी का संदेश इस पाठ के द्वारा हम सब के लिए है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वर्क। थैंक यू।